हाय गाइस और वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो भी आपको 2024 और 2025 के पेपर में आपसे यहाँ पे पूछे थे। इससे पहले के ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। 2014 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर रखे हैं इन चारों वीडियोज़ में जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और CAPF की जो प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको ये देखने को मिल जाएंगे, सीक्वेंस वाइज बेसिकली आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और CDS के PYQs भी आपको यहाँ पे ज़रूर लगा के जाने, क्योंकि मैं हर वीडियो में जैसे आपको बता रहा हूँ कि दोनों का पैटर्न एकदम सेम ही है। बस वो जो मैथ्स के क्वेश्चन आपके पेपर 1 में यहाँ पे आ जाते हैं वो वहाँ पे नहीं आते, उसके लिए सेपरेट अलग पेपर होता है। ठीक है, तो उनको हटा दो तो पूरा पैटर्न आपका सेम है पेपर 1 का यहाँ पे, और वहाँ पे GK पेपर का सिलेबस भी आपका यहाँ पे एकदम सेम ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो दिखेंगे कि इंटरचेंज हो रहे हैं, और क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे CDS के 2 वीडियोज़ हैं बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, तो इनके पेपर मतलब इनके क्वेश्चंस भी आप ज़रूर यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे हमने 19 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इन दोनों वीडियोज़ में ही। तो सारी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी पहली बार आप यहाँ पे आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच बन के यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी हम चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CAPF 2024 के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड जो थर्ड राउंड टेबल जो आपकी थी ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखो तो थर्ड RTC करके भी बोलते हैं ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी थर्ड वाली, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सेकेंड RTC थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ इसमें ही पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसी को ही सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ओनली यहाँ पे लगा लेना। और ये लेड किया मतलब जो कांग्रेस की तरफ से किसने लेड किया था यहाँ पे RTC में, अगर मान लो ऐसा कुछ पूछता है तो मतलब रिप्रेजेंट वगैरह अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे याद रखना वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही थी। ठीक है, और यहाँ पे नहीं थी। फिर दूसरा आपके पास यहाँ पे दे रखा है, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जो भी डिस्कशन उस पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुए थे उसके बाद ही आपका GOI एक्ट यहाँ पे आया था 1935 का, जो कि एक बहुत बड़ा एक बेस क्रिएट करता है हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी। ठीक है, अगर आपने सोर्सेज वगैरह पढ़े हो कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसमें से मेन सोर्स आपका ये वाला एक्ट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इसने एक पेपर निकाला था जिसका नाम था यहाँ पे वाइट पेपर। ठीक है, तो वाइट पेपर इसने बेसिकली निकाला था यहाँ पे मार्च 1933 में। ठीक है, जो भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई उन सबको बेसिकली सारे प्रपोजल्स आप ऐसे बोल सकते हो, जो चीज़ें डिस्कस हुई, आइडियाज़ या फिर प्रपोजल्स वगैरह, वो सब आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, और उसके बाद फिर बेसिकली आपकी जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी वगैरह थी आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना, ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर की मदद से ही जो यहाँ पे जॉइंट सिलेक्ट कमेटी है, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी जो है, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने बेसिकली फिर आगे जाके क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यहाँ पे पास किया। ठीक है, तो पहली दो स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। अब अगर आप इनसे ही थोड़ा देख लो तो आपको दो ही स्टेटमेंट दे रखी है कि करेक्ट होनी चाहिए, तो वहीं पे वैसे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपको दे रखा है 1 और 2 ओनली। ठीक है, ये ओनली का ही केस बनेगा एक तरीके से, क्योंकि दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, हर स्टेटमेंट में दो हैं। अब 3 और 4 क्यों गलत है वो हम देख लेते हैं। जैसे थर्ड आपसे बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब ये जो है यहाँ पे ये बेसिकली आपका गलत है, क्योंकि 1935 ने बेसिकली यहाँ पे फेवर किया था, साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यहाँ पे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
और उसके साथ फेवर भी आप बोल लो, ठीक है। फेवर तो इसलिए याद आएगा क्योंकि जब इंट्रोड्यूस ही वो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फेवर ही कर रहे हैं एक टाइप से, है ना, तभी तो वो यहाँ पे उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि यहाँ पे ना जो आपकी डायरकी थी, मतलब जो आपके डबल गवर्नमेंट वाला जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, इसको क्या कर दिया था यहाँ पे, अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये अबॉलिश किया था प्रोविंस के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि डायरकी को अबॉलिश तो किया था पर वो यहाँ पे बेसिकली किया था आपके प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। और उनको जितनी भी प्रोविंसेस थी उनको इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस एक तरीके से, और आपके एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटीज़ रहती हैं वो उनको कंप्लीट यहाँ पे दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप से आप ये बोल सकते हो कि सेंटर का जो उनके ऊपर कंट्रोल था वो हटा दिया था, ठीक है। कंप्लीटली आप बोलो वो इंडिपेंडेंट टाइप से हो गई थी, ठीक है, लीगली और एग्जीक्यूटिवली। तो यहाँ पे याद रखना लीगली और आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिवली, ठीक है। तो इन दोनों केस में आपकी जो भी प्रोविंसेस थी उस टाइम पे वो सारी आपकी इंडिपेंडेंट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड भी याद रख लेना, इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने बोला डिड नॉट फेवर, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फेवर किया था तो डू फेवर आना चाहिए था। फिर स्टेटमेंट 4 आपको दे रखा है, द गवर्नर was not given any power in the act of 1935 to take over and run the administration of a province। अब ये जो है ये आपका है गलत, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, तो सिंपल टर्म्स में ऐसे याद रखना आप कि गवर्नर के पास ना कोई सेफ गार्ड पावर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखो तो प्रेसिडेंट के पास जैसे पार्डनिंग पावर है ना, कि अगर मान लो किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो एट द एंड आफ्टर आपके एससी के ऑर्डर के बाद भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद भी, अगर फैमिली प्रेसिडेंट से मिले और उनको लगता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर लगता है तो, ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में फिर यहाँ पे वो अपनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंडीशंस आपकी हमेशा से पहले भी रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली जो गवर्नर है, जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में तो दिखा आपको कि थोड़ा लीगली और एग्जीक्यूटिवली इंडिपेंडेंट किया था पर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थे वो। इन दोनों कंडीशंस में ही वो इंडिपेंडेंट थे जितने भी प्रोविंसेस वगैरह थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका 1935 वाला एक्ट है उसी में बेसिकली एक तरीके से मेंशन यहाँ पे करा गया है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि गवर्नर के पास अथॉरिटी थी उस टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि अगर आप देखो तो लीगली और एग्जीक्यूटिवली वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है पर एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे तो प्रोविंस का कौन चलाएगा, वो गवर्नर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे सही था सब कुछ, बस यहाँ पे इन्होंने नॉट लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये लास्ट के दोनों भी इसलिए गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर तो हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इन सबको यहाँ पे याद रखना। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जैसे मैंने बोला था कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, ठीक है। फर्स्ट को यहाँ पे उन्होंने क्यों नहीं अटेंड किया था ये आपको पता होना चाहिए। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया था ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था क्योंकि उस टाइम पे वो लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पे ही आपको गांधी इरविन पैक्ट भी दिखेगा होता हुआ, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, जितनी भी चीज़ें इरविन ने बोली थी कि हम ये सब करेंगे, ठीक है, इंडियंस के लिए जो भी, क्योंकि गांधी जी ने एक तो सीडीएम वापस ले लिया, ऊपर से फिर जो आपके यहाँ पे भगत सिंह थे, ठीक है, राजगुरु थे, सुखदेव थे, तो उनकी फांसी को भी वो नहीं रोक पाए थे, है ना। उस केस में भी इरविन वहाँ पे वो डटा रहा था। तो उन दोनों कंडीशंस के बाद भी, मतलब गांधी जी ने वो दोनों कंडीशन मानी, उसके बाद भी जितनी कंडीशन इरविन ने अपनी तरफ से स्टेट करी थी कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ये सब की जो भी आपके नॉन वायलेंट लोग हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकली लिंक थे उन सबको छोड़ देंगे, मतलब और भी ऐसी कंडीशंस थी, तो उन सब को उन्होंने फुलफिल नहीं किया था क्योंकि इरविन के जस्ट मतलब इरविन को उसी टाइम हटा दिया और फिर अगला गवर्नर बेसिकली या फिर अगला वाइसरॉय आपका आ गया था। तो इसकी वजह से ही वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और बाइकआउट किया था उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा आइडिया इसके बारे में रहना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। ठीक है, 1919। तो इसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, तो पहला आपको बोल रहा है कि इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास करा गया है आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगला आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म टू अपोज द एक्ट। तो ये आपकी जो है ये है आपका गलत स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी खिलाफत कमेटी थी ना, वो बेसिकली आपकी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में, पहले तो ये याद रखो। ठीक है, बॉम्बे में फॉर्म हुई थी, 1919 में ही फॉर्म हुई थी। ठीक है, पर उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि टर्की के रूलर को हटा दिया था, है ना, ऑटोमन एम्पायर में जो आपके जो खलीफा जिसको बोलते हैं, तो जब उनको हटा दिया था उसके अगेंस्ट में बेसिकली यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो उनका मेन वो वाली चीज़ थी। ठीक है, तो उनका इस एक्ट से एज सच कोई लेना देना उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो टर्की यहाँ पे याद रखना। ठीक है, खलीफा यहाँ पे याद रखना। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर आप यहाँ पे इससे ही याद रख सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हटा दिया था इन्होंने, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे हुए थे, जिसको खिलाफत बोलते हैं। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट वगैरह आपने पढ़ी होगी। उसी की मदद से फिर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज करके फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करी थी, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। फिर थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे, वाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। अब ये जो है स्टेटमेंट है ये भी आपकी है गलत स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि लोकल लीडर्स को बेसिकली बिल्कुल ही मना कर दिया था प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, मतलब ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही गांधी जी को उन्होंने यहाँ पे अरेस्ट किया, उसके बाद कंप्लीट यहाँ पे डोमिनेंस टाइप आप बोल सकते हो एक तरीके से ब्रिटिशर्स का हो गया, कि जो भी उनको दिखता था उसको सीधा वो लोग डाल देते थे अंदर। ठीक है, आप ऐसे सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ लो। ठीक, तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कभी भी जैसे जब भी वो अरेस्ट हुए आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, तो उसके बाद लोकल लीडर्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया कंटिन्यू। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सिर्फ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा दो आप हाँ ठीक है, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है, करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट आपके नीचे के दो हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा है इनको ज़रूर एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, जैसे अभी मैं सोच रहा था आपको करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसलिए एक बार ज़रूर क्वेश्चन को गो थ्रू करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे कि दो स्टेटमेंट्स है जो आपकी इनकरेक्ट थी, जो आपको यहाँ पे दे रखा था। और एक चीज़ और याद रखना, इसको बोला जाता है यहाँ पे ब्लैक एक्ट। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये था कि विदाउट एनी कोई लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो सीधा जेल में डाल सकते हैं इंडियंस को, या फिर जो भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो उनको लगता है, ब्रिटिशर्स को लगता है कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो इस एक्ट की मदद से यहाँ पे सीधे सीधे उनको जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, उनको कोई भी वकील नहीं मिलेगा, कोई अपील नहीं होगी कोर्ट में, मतलब कुछ भी नहीं होगा, सीधा वो जेल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बस थोड़ा सा आप यहाँ पे ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन वैसे तो आपका चलो मिडिवल का था। ठीक है, पर अब यहाँ पे आ गया है तो यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना डच ट्रेड्स के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है जो मुगल पीरियड पे हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपको दे रखा है, द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे हुआ करती थी, तो उसने ना अपना एक तरीके से आप बोल सकते हो अपना प्रेजेंस बना रखा था बंगाल साइड में। ठीक है, तो ये आपकी अराउंड आप ऐसे बोल सकते हो 17th सेंचुरी के अराउंड आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी EIC लिख दे रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे डच की, तो उनका यहाँ पे अच्छा खासा प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा 17th सेंचुरी में बंगाल साइड पे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग बेसिकली ट्रेड वगैरह यहाँ पे करते थे आपके हुगली रिवर के थ्रू। आपको पता होगा ये आपको बंगाल साइड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बस यहाँ पे दे रखी हैं, तो बस ये आपका यहाँ पे एकदम स्टैटिक पोर्शन है, तो आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और बाकी आपको पता होगा कि बंगाल आपका फेमस है टेक्सटाइल वगैरह के लिए, तो उसी के ही ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट आपको दिखेंगे, जैसे कॉटन हो गया आपका, सिल्क हो गया, उस टाइप के आपके मटेरियल्स का ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी। ठीक, फिर दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि क्लोव्स एंड नटमैग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट है।
तो ये जो बेसिकली आपको दे रखे हैं ना, ये क्लोव्स और नटमेग्स, ये बेसिकली आपके हैं टाइप ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, टाइप ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेसिकली यूरोपियंस है ना, यूरोपियंस का मेन मोटिव यहाँ पे स्पाइसेस का ही था, ठीक है। फिर वो आगे जाके धीरे धीरे फिर उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया इंडिया को। पर पहले अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड यहाँ पे होती थी मेजरली आपकी स्पाइसेस की ही होती थी, क्योंकि वो आपकी एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो मिडल ईस्ट है या फिर वेस्ट एशिया है, जिसको हम अपने पर्सपेक्टिव से वेस्ट एशिया बोलेंगे, तो उसके थ्रू आपके यूरोप में जाती थी ट्रेड। तो उनको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था अच्छा खासा, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने सी रूट ढूंढा, है ना, और उसी को फिर फॉलो करते हुए बाकी यूरोपियंस ने भी ढूंढा। सबसे पहले पोर्चुगल ने ढूंढा, है ना, वास्को डी गामा ने। तो ऐसे ही करके बाकियों ने भी ढूंढा। पर बाकी वाले सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं आए थे, उनको बेसिकली यहाँ पे रूल भी करना था, है ना। कुछ जैसे जो डच हैं, जैसे तो डच ने इंडिया में ऐसे आप देखोगे रूल इतना नहीं किया, ठीक है। मेनली इनका मेन फोकस था यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। और पोर्चुगल का देखोगे तो वो कुछ रीजन में ही आपको दिखेगा, पर मेजरली उनका भी ट्रेड का ही था। पर मेन आपको जैसे फ्रेंच हो गए, ठीक है, आपके यहाँ पे इंग्लिश हो गए, मतलब ब्रिटिशर्स हो गए, इनका यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ रूल वाला भी यहाँ पे आप इनका काम था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो ये जो दोनों आपके स्पाइसेस हैं बेसिकली, ठीक है, ये आपके यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे हुए हैं, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो ये सब आपकी क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी थोड़ी स्टैटिक बेस्ड थी, जो आपको यहाँ पे बस यहाँ पे याद रखना है, ये आपसे बस पूछी गई है, आपको बताना था। तो दोनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट है, तो सी ऑप्शन बोथ 1 और 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि जो आपकी यहाँ पे ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये बेसिकली आपकी 1602 में आपकी यहाँ पे शुरू हुई थी, ठीक है। एज अ ट्रेडिंग कंपनी आपकी यहाँ पे शुरू हुई थी, ये आपको पता होगा। इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बेसिकली यहाँ पे इन्होंने लगाई थी इंडिया में, मसौलीपट्टनम में, ठीक है। कहीं पे आपको मछलीपट्टनम दिखेगा, मतलब अलग अलग आपके नाम है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा, और ये 1605 में इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। इसके अलावा फिर इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे पुलिकट में 1610 में, ठीक है। फिर थर्ड फैक्ट्री आपको दिखेगा सूरत 1616, ठीक है। इसी तरीके से आपके यहाँ पे एक और आपका है, वो है आपकी चिनसुरा, ठीक है। अब चिनसुरा जो है बेसिकली आपकी हुगली पे है, तो हम लोग इसको या तो हुगली बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर चिनसुरा बोल सकते हैं। ये आपका 1656 के अराउंड है, ठीक है। तो ये सारी आपकी फैक्ट्रीज है जो इन्होंने मेजरली यहाँ पे काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको सब यहाँ पे याद रखना है कि बंगाल से लोग सिल्क को भेजते थे, कॉटन वगैरह का ट्रेड करते थे, ठीक है, ओपियम का ट्रेड करते थे, आपका सॉल्ट पेटर जो बेसिकली गन पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है उसका ट्रेड करते थे ये, ठीक है। ये सब आपके यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी फिर इनका जो मालाबार साइड में जो रीजन था, वहाँ से ये लोग ट्रेड जो करते थे, ये करते थे ब्लैक पेपर का, ठीक है। ब्लैक पेपर याद हो, मैंने कल वाले में बताया था, जो रोमन्स थे उनके लिए ये एक लग्जरी आइटम था, है ना, अगर आपने इंडो रोमन ट्रेड वाला अपने क्वेश्चन देखा हो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बंगाल से आपको वही सब याद रखना है, जो आपके टेक्सटाइल हो गए, जिसमें आपका सिल्क आ गया, कॉटन वगैरह आ गया, ये सब, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ओपियम आ गया, और सॉल्ट पेटर जो आपका गन पाउडर बनाने में यूज़ हो रहा है वो आ गया, ठीक है। तो ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे इसी जगह पे ना, ये बेसिकली जो जगह है यही फेमस है आपके एक बैटल के नाम पे भी, ठीक है, मतलब बैटल इसके नाम पे है, बैटल ऑफ चिनसुरा, ठीक है। ये आपकी हुई है 1759 में, और ये एक बहुत डिसाइसिव बैटल थी, जिसकी वजह से आपके जो डच है ना, वो इंडिया से एक तरीके से आप बोल सकते हो हट गए थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया था इस बैटल में। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स और डच करके आप यहाँ पे याद रखना, ब्रिटिशर डिफीटेड, ठीक है, डच। तो ये आपके लिए बस यहाँ पे ज़रूरी है, बाकी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर अगला दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सेंड बैक द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये वाला क्वेश्चन वैसे तो पॉलिटी का है, ठीक है, पर मॉडर्न हिस्ट्री में आप आ गया है तो यहाँ पे देख लेना ये भी। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी कि पिछले दो टाइम से ना आपके क्वेश्चंस एज सच मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं आए हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ भी थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ और भी फैक्टर्स है, जैसे साइंस का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, ठीक है, वो भी एक फैक्टर है।
फिर एक फैक्टर आपका ये है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपस में इंटरचेंज क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है। मतलब जिस साल पॉलिटी ज़्यादा आएगा उस साल आपका इकोनॉमी कम रहता है। पर अभी आपको पिछले कुछ टाइम में दोनों टेस्ट में आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी, और जो पॉलिटी आ भी रही है वो थोड़ी अच्छे लेवल की आ रही है, ठीक है, इन जनरल वाली नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो चलो वैसे ईज़ी हो गया, ठीक है, पर अब कुछ क्वेश्चन तो ये ईज़ी देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए ऑप्शन, आर वेंकटरमन। तो आर वेंकटरमन ने ही बेसिकली आपका जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था उसको वापस भेजा था रिकंसिडरेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीटो पावर आप यहाँ पे ज़रूर याद रखना, ठीक है, पॉकेट वीटो वगैरह आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इनके बारे में आइडिया रहना चाहिए कि किस टाइप के आपके वीटोज़ रहते हैं। ये सब आपसे यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉकेट वीटो आपका हो गया, ठीक, जो आपका एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 10 डेज़ की लिमिट यहाँ पे प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है, कि वो एक्ट कर पाए एक पर्टिकुलर बिल पे, तो उसके बारे में यहाँ पे ये बताता है। और एक बार जब वो वापस भेज देते हैं, फिर अब वो पार्लियामेंट के ऊपर है कि उसको कंसिडर करना है वो चीज़ या फिर नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं करती है, वापस भेज देती है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई चांस नहीं है, वो फिर उसको साइन करेगा, ठीक है। तो ये एक टाइप से आप बोल लो कि लूप होल टाइप है यहाँ पे कि पॉकेट वीटो में तो चलो वहाँ पे वो रोक के रख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा करने को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके जितने भी ये बिल्स वगैरह हैं ये सब आपको ज़रूर है यहाँ पे याद रखना, ठीक है। मनी बिल कौन सा आर्टिकल है, 111 आर्टिकल आपका क्या बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल कौन सा आर्टिकल में है, ठीक है। और खासकर जो ये जैसे अब यहाँ पे तो सिंपल में प्रेसिडेंट और ये पीएम वाली जो अरेंजिंग ऑर्डर में जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, ठीक है। कौन सा प्रेसिडेंट किसके बाद आया, कौन से ईयर में आया, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमन, ठीक। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमें यहाँ पे दे रखा है मैच द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड की प्रोविजन। तो यहाँ पे आपको जैसे पहला दे रखा है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिला था, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। ये जो बोर्ड है ना, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इस एक्ट में पास मतलब हुआ था, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। तो ए का ऑप्शन आपका 3 में आपका आना चाहिए था, तो 3 जिसमें नहीं है वो आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हो गई। अब इसमें यहाँ पे याद रखो कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ना टोटल आपके 6 मेंबर्स यहाँ पे हुआ करते थे, जो ब्रिटिश क्राउन आपको अपॉइंट करता था, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ही यहाँ पे क्या करता था, अपॉइंट करता था। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका यहाँ पे ये है कि इनका काम क्या था, तो इनका काम था यहाँ पे सिविल अफेयर्स को देखना, ठीक है, मिलिट्री अफेयर्स को देखना, फिर आपका यहाँ पे जो रेवेन्यू अफेयर्स है उनको देखना, ठीक है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे यही देखते थे, ठीक है, अंडर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये आपका अलग बॉडी है अंडर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन द सेंस की जो कमर्शियल ऑपरेशंस है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशंस हैं उनकी ड्यूटी बेसिकली आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की थी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग आपकी बॉडीज़ हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी थी कमर्शियल ऑपरेशंस को देखना, और इनकी ड्यूटी थी सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर्स वगैरह इन सबको देखना, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ए का तो 3 होना है। फिर अगला आपको दे रखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो यहाँ पे ना आपको देखेगा कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को यहाँ पे ख़त्म किया था, ठीक है। और वो चीज़ आपको दिख रही होगी फोर्थ ऑप्शन में कि टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड। तो यहाँ पे बी का आपका 4 होना चाहिए, उससे हमें यहाँ पे आंसर मिल गया सीधे सीधे, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे याद रखना कि 1813 वाले में मोनोपोली के ऊपर बात करिए कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली थी उसको ख़त्म करने की बेसिकली यहाँ पे बात करिए। बस यहाँ पे क्या चीज़ छोड़ी, तो एक टी ट्रेड यहाँ पे छोड़ दिया, और एक छोड़ दिया यहाँ पे ट्रेड विथ चाइना, ठीक है। जो भी ट्रेड यहाँ पे ईस्ट इंडिया चाइना के साथ करती थी वो इसमें नहीं आया, और जो टी ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था वो भी इसमें काउंट नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी ट्रेड्स वगैरह थे, तो उसका टर्मिनेशन एक तरीके से हो गया, बाकी भी यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा आप बोल सकते हो इंक्रीज टाइप हो गया, ठीक है। इन पर इन दोनों में नहीं हुआ एज सच। फिर सी आपको बोल रहा है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
तो 1833 में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह आपको दिखेंगे। कोई भी अगर इंडियन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट सर्विस थी अगर उसमें जाता था, ठीक है, तो उसको आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि उसके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे या फिर वो एक ऐसी पोजीशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकता था जिस पे वो हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप सिविल सर्विस में अभी जैसे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे पहले जाते थे आईसीएस के थ्रू, तो वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सेट रहता था। इसी टाइप से बाकी जो सर्विसेज हैं उसमें भी सेम चीज़ देखने को मिलती थी। मतलब इन द सेंस ये है कहने का कि 1833 में यहाँ पे हमें ये देखने को मिला था कि डिस्क्रिमिनेशंस आपका हो रहा था इंडियंस के साथ, ठीक है, आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो वो चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में। तो सी का आपका 2 हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई है कि इम्पोर्टेंट। और बचा हुआ आपका यहाँ पे ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसने उसके नंबर्स को या फिर साइज को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जितने पहले यहाँ पे साइज हुआ करता था उसको और यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो 12 मेंबर्स का यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी एक तरीके से फॉर्म हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे आपके छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सिंपल ही हैं, इजी क्वेश्चन था यहाँ पे ये, आपने अगर एक्ट्स वगैरह यहाँ पे पढ़ रखे होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बन गया सी ऑप्शन। फिर अगले पे चल रहे हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये आपका पॉलिटी का पार्ट है, पर पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में ही काउंट होगा, पर ज़्यादातर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होगा। पॉलिटी वाला सेशन आपका 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो वाला पूरा पार्ट, और उसके बाद का जितना पार्ट है वो सब पॉलिटी में जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले जितने एक्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए थे वो सारे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ही आएंगे, ठीक है। और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं पर मॉडर्न हिस्ट्री में आप यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। तो मतलब दोनों में ही पढ़ लो, ज़्यादा सही वही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इट डिवाइडेड दी सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविजनल। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, जिसका नाम आपको पता होगा यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब आपका जो वाइस रॉय है या फिर, ठीक है, वो उसका नाम था आपका चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू आपका यहाँ पे सेक्रेटरी था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इनके नाम पे आपका ये आ गया। तो यहाँ पे जो भी मैटर्स थे बेसिकली, जो आपके यहाँ पे लिस्ट वगैरह बनती थी, तो उसमें अगर जो भी सब्जेक्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया। एक सेंट्रल के पास गया और एक आपका प्रोविंस के पास गया, ठीक है। वो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हो गए कि कौन किस पे रूल वगैरह बना सकता है, वो सब लॉ वगैरह। दूसरा आपको दे रखा है द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ये जो है ये बेसिकली आपका है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत, ठीक है। अब गलत इसलिए है क्योंकि आपको ये दिखेगा ये चीज़ ना बेसिकली आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंशियल लेवल पे, ना कि आपके सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। ये आपका जो सेंट्रल दे रखा है इसलिए आपका गलत है। ये बेसिकली आपको दिखेगा प्रोविंस में। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये प्रोविंशियल लेवल पे आपको ये चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा आपको दे रखा है स्टेटमेंट में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट्स एंड लेवी टैक्सेस। तो ये आपका एकदम करेक्ट है कि उनके पास कंप्लीट पावर थी कि वो अपने बजट्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी अलग बजट बनाएगी और प्रोविंस के पास पावर थी कि वो अपना खुद का अलग बजट बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा वो उनके पास ये भी पावर थी कि वो लिव कर सकते हैं एक तरीके से जितने टैक्सेस वगैरह हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू टैक्स आपका हुआ करता था, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे वो अब उनकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे चीज़ें हो गई। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है 1 एंड 3। तो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो दूसरा आपका क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया। याद रखना कि वो सेंट्रल में नहीं है डिवीजन, वो बेसिकली आपका प्रोविंस में है, ठीक है। क्योंकि डायरकी बेसिकली आपको दिखेगा जो सेपरेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट्स ही डिवाइड हुए थे प्रोविंस में, ठीक है, इसलिए उसको डायरकी भी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। बाकी जितने भी एक्ट्स वगैरह आपको दिख रहा है क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो इनको ज़रूर एक बार कवर कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल। तो ये डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखना ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके काजी हिंदुप डोरजी फिर खांग सरपा, ठीक है, ये आपके थे यहाँ पे फाउंडर सिक्किम प्रजा मंडल के। ये आपका जो मंडल है ये बेसिकली आपका फॉर्म हुआ है 1945 में, ठीक है। इनके द्वारा ही ये आपका फॉर्म हुआ है। सिक्किम में फॉर्म हुआ है, जैसा नाम ही आपको दिख रहा है, ठीक है, सिक्किम से ही शुरू है, तो सिक्किम में ही बेसिकली आपका ये है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
इसके अलावा ये भी याद रखना कि आपको पता होगा कि जो आपका सिक्किम है ये आपकी एक प्रोक्ट्रेट थी, ठीक है, ये आपकी एक प्रोक्ट्रेट स्टेट थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी यहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी, जो यहाँ पे रूल किया करती थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो यही एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता हो, और बाकी इनको ना एक आप बोल सकते हैं नाम से भी जाना जाता है, जो है आपका फादर ऑफ डेमोक्रेसी इन सिक्किम, फादर ऑफ डेमोक्रेसी इन सिक्किम, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, जो आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया रहे। बाकी ऐसे जितना डीप में नहीं जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे स्टैटिक पूछा है तो स्टैटिक ही आपको यहाँ पे देगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये जो आपको पर्सनैलिटी दे रखे हैं ये आपके फर्स्ट सीएम भी थे, ठीक है, सिक्किम के, आपके 1975 से 1979 तक ये आपके फर्स्ट सीएम रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि आपकी ये बाद में स्टेट जुड़ी थी, जब ये जुड़ी थी तब ये 22nd स्टेट बनी थी ये इंडिया की, ठीक है। तो जब ये जुड़ी थी इंडिया में तब ये 22nd स्टेट बनी थी, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे याद रखना 35, 36 वगैरह, ठीक है, वो आपके ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम आगे देखें, यहाँ पे आपको जो और दे रखे हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपको एक पर्सनैलिटी दे रखे हैं यहाँ पे अगामी झापू फिज़ो। अब ये जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर हैं, पर ये आपके नागालैंड से एसोसिएटेड करते हैं, ठीक है। और ये आपके प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे नागा नेशनल काउंसिल के, जिसको हम लोग NNC बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख लेना, नागा नेशनल काउंसिल। तो ये उस पर्टिकुलर आपके काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। इनका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है सिक्किम के कोई भी पॉलिटिकल पार्ट से, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट से या फिर किसी से भी इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर अगला आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं पर्सनैलिटी वो है यहाँ पे लाल देंगा। अब ये जो है ये बेसिकली आपको दिखेंगे मिज़ोरम से रिलेटेड, ठीक है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये फाउंडर हैं आपके मीज़ो नेशनल फ्रंट, ठीक है। मीज़ो नेशनल फ्रंट के यहाँ पे क्या है, ये फाउंडर हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि आपको अगर पता हो 1986 में एक पीस अकॉर्ड यहाँ पे बेसिकली साइन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना मीज़ो पीस अकॉर्ड यहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। मीज़ो मतलब मिज़ोरम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीज़ो पीस अकॉर्ड बेसिकली आपका साइन हुआ था पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ, और चीफ मिनिस्टर फिर यहाँ पे ये बन गए थे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखे हैं नर बहादुर भंडारी। अब ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन थे यहाँ पे सिक्किम में, ठीक है। और इनका भी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इनका रोल रहा था मर्ज कराने में सिक्किम को, और ये थर्ड आपके सीएम बने थे ये सिक्किम के, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने फाउंड किया था यहाँ पे सिक्किम संग्राम परिषद, ठीक है, एसएसपी लिख रहा हूँ, सिक्किम संग्राम परिषद, इसको लिख लेना अलग से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये फाउंड करी थी सिक्किम संग्राम परिषद, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था एज सच प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा राइट आंसर ये नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर अपना ए ऑप्शन, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि 35, 36 अमेंडमेंट याद रखना, क्योंकि उनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 35 आपको बेसिकली ये बताता है कि सिक्किम जो है वो एसोसिएट स्टेट बन गई है इंडिया की, बट 36 आपको ये बोलता है कि सिक्किम इंडिया में जुड़ गया है और 22nd स्टेट बन गया वो इंडिया का, ठीक है। तो एसोसिएट स्टेट कौन बताता है और कंप्लीटली फुली स्टेट जो बन गई थी वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताता है, ये हमें पता होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा 371F जो है जो आपका स्पेशल स्टेटस बताता है कुछ स्टेट्स के बारे में, ठीक है। 371 में ABC करके आप आओगे तो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स वहाँ पे मैंशनड है। उसमें जो 371F है वो आपको सिक्किम के पास जो भी स्पेशल प्रोविजंस है, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है वो आपका ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल में 371F भी ज़रूर देख लेना। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी भूदन मूवमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो भूदन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में कौन सी आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला आपको दे रखा है कि इट वाज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी, तो एकदम करेक्ट है आपकी कि इसके आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे तो इसकी आइडियोलॉजी यहाँ पे बेसिकली यही थी कि हमें कोई भी वायलेंस वगैरह नहीं करना है, ठीक है।
नॉन वायलेंट टाइप की आपकी ये सोसाइटी रहेगी या मूवमेंट रहेगी, जैसा आप समझो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और भूधन मूवमेंट का ना एक इंग्लिश में नाम यहाँ पे याद रखना, वो है लैंड गिफ्ट मूवमेंट, लैंड गिफ्ट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम भी आपको बस यहाँ पे याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा आपको दे रखा है कि इट इंक्लूडेड स्कीम सच एज संपत्तिदन एंड श्रमदान। तो ये भी आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में ना आपको ये दिखेगा कि जो इंडिविजुअल लैंड गिफ्ट है, जिसको हम लोग भूदान बोल रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मतलब अलग अलग आपके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। जैसे विनोबा भावे हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसमें, अब ठीक है, उनकी लीडरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि अ, उन्होंने ना कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यहाँ पे बताए थे। जैसे आपको जो ये दिख रहा है ना कि ये संपत्ति दान, तो संपत्ति दान बेसिकली है आपका यहाँ पे डोनेशन ऑफ सोशल वेल्थ, ठीक है, डोनेशन ऑफ सोशल वेल्थ, ठीक। फिर इसी तरीके से आपका जो श्रमदान है, ये है बेसिकली आपका यहाँ पे डोनेशन ऑफ वॉलेंटरी, डोनेशन ऑफ वॉलेंटरी फिजिकल लेबर, फिजिकल लेबर, ठीक है। तो ये दोनों ही बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इनके थ्रू ही यहाँ पे आए हैं। पर और दो और हैं, वो भी यहाँ पे ज़रूर याद रखना है। जैसे एक है आपका यहाँ पे ग्रामदान, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका डोनेशन ऑफ एन एंटायर विलेज, डोनेशन ऑफ एन एंटायर विलेज फॉर कम्युनिटी, फॉर कम्युनिटी ओनरशिप, ठीक है। तो अगर मान लो ये नीचे वाली लाइन याद नहीं रहती, एटलीस्ट आपको इतना याद याद रहना चाहिए कि डोनेशन ऑफ एंटायर विलेज, ठीक है। फिर आपका एक फोर्थ और था, उसका है यहाँ पे नाम बुद्धिधन। तो ये बेसिकली आपका है यहाँ पे डोनेशन ऑफ वंस इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट और नॉलेज फॉर पब्लिक अफेयर, ठीक है, या फिर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके चार स्कीम्स ही बोल सकते हो आप एक तरीके से। ये आपका पहला हो गया, श्रमदान आपका दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा और ये फोर्थ, ठीक। तो ये सारे आपके रहेंगे। फिर तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि इट बिगेन इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अप्रैल में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मंथ भी दे देता तो वो भी याद रख लेना। अप्रैल 18 को बेसिकली आपको दिखेगा, ठीक है, डेट के साथ। और कौन सा विलेज था, मान लो अब यहाँ पे तो चलो विलेज ऐसे ही दे दिया, पर विलेज का नाम अगर आता है तो यहाँ पे याद रखना पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली विलेज आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, सब कुछ सही है। फिर अगले पे चलते हैं यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर्स सफर्ड डिफीट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हाट ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऐसा लीडर था यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश का, जिसको फेस करनी पड़ी थी डिफीट, ठीक है, कौन से बैटल में, यहाँ पे बैटल ऑफ चिन्हाट में 1857 के रिवोल्ट में। तो वो था आपका यहाँ पे हेनरी लॉरेंस, ठीक है। हेनरी लॉरेंस जो है यहाँ पे, उसको ये फेस बेसिकली करना पड़ा था। अब ये जो चिन्हाट वाला रीजन है बेसिकली आपका, ये आउटस्कर्ट है बेसिकली आपका लखनऊ का, ठीक है, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट ऑफ लखनऊ। या फिर उस टाइम पे अगर हम जैसे बोले यहाँ पे अवध बोलते थे, है ना, तो अवध भी बोल सकते हो, लखनऊ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस याद रखनी है, जो आपके लिए यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बस आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारा आप देखो, जब भी डिफीट यहाँ पे हुई है ब्रिटिशर्स की, तो अच्छी तरीके से मतलब डिफीट हुई है, मतलब बहुत अलग लेवल डिफीट हुई है कि हर चीज़ उन्होंने फिर खोई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनके जितने ट्रूप्स थे, अराउंड 600 700 ट्रूप्स उनके ख़त्म हो गए थे, ठीक है, इसकी वजह से। फिर इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे ऐसी वेपन्स वगैरह की यहाँ पे उनको नुकसान हुआ था। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वैसे ही पता चल जाएंगी अगर वो हारे हैं तो, ठीक है। तो इसकी वजह से ही बस आपको इतना याद रखना है कि कौन हारा था, ये थोड़ा आपको बस यहाँ पे आइडिया रहे, जो आपसे हो सकता है आगे जाके कभी पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना बनेगा, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, ए ऑप्शन हेनरी लॉरेंस। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
और हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना करेक्ट पूछा है ये 3 स्टेटमेंट देके। तो पहला आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पूना इन 1926 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एमसी राजा। अब ये जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट है गलत, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपकी फाउंडेशनल मीटिंग थी ऑल इंडियन डिप्रेस क्लासेस की, ठीक है, वो आपकी पूना में नहीं हुई थी, ये आपकी हुई थी नागपुर में, ठीक है। बाकी ईयर सही है, 1926 में हुआ था, प्रेसाइड भी एमसी राजा ने ही किया है, तो ये सब सही था, पर लोकेशन गलत दे दी। अब देखो कितना डीप है, एक भी चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो फैक्ट, अब देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया, आपको लग रहा हो कि बड़ा क्वेश्चन है, पर फैक्ट का ही क्वेश्चन है सब। पहली स्टेटमेंट में आपको पता चला फैक्ट कि पूना में नहीं नागपुर में हुई थी, फैक्ट पता चला कि 1927 में हुई थी, फिर तीसरा फैक्ट पता चला कि किसने प्रेसाइड किया था, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, पर स्टेटमेंट्स आपको ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, फैक्ट्स आपके स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। फिर दूसरा आपको दे रखा है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड एट नागपुर इन 1928 विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी क्या है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 1928 में स्टैब्लिश नहीं हुई थी, 1926 में स्टैब्लिश हुई थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्टैब्लिश नहीं किया है, ठीक है। स्टैब्लिश यहाँ पे किसने किया था, एक तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर ही दे रखा है, वो है आपके एमसी राजा, ठीक है। तो वो तो आपको ऊपर ही दे रखा था, इन दोनों में से आपको पहली पता चल जाता है एक तो गलत ही होना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। और ये आपके आगे जाके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे इस पर्टिकुलर आपके एसोसिएशन के, जो आपको वैसे ऊपर भी दे रखा था। फिर तीसरा आपको दिया है यहाँ पे, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वॉज फॉर्म बाय बी एस मुंजे एट अ कॉन्फ्रेंस इन मुंबई या फिर बॉम्बे जो उस टाइम पे था, इन 1936। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत है, तो एक तरीके से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो नन आंसर होगा, ठीक है। पर ये क्यों गलत है, तो यहाँ पे याद रखना, इसको डॉक्टर बी एस मुंजे ने फाउंड नहीं किया है, इस वाले को यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगी कि बी आर अम्बेडकर ने इसको फॉर्म किया, ना कि बी एस मुंजे ने। फिर अगली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 1936 में नहीं हुआ है, ये 1930 में हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी मेनली, और बॉम्बे की जगह नागपुर, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इन्होंने क्योंकि पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, फर्स्ट आरटीसी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उससे पहले ही ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहना चाहिए इसके बारे में। बाकी फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दे रखा है, द इंड्यूट इंडेंट्योर्ड सिस्टम इन टी गार्डन्स ऑफ असम वाज अबॉलिश्ड इन विच ईयर। तो ये जो सिस्टम है ये आपका कब अबॉलिश हुआ है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, जो आपका यहाँ पे जैसे पूना पैक्ट आपको पता ही होगा 1932 में आपका साइन हुआ था, है ना। इसके साथ साथ ना एक और पैक्ट है जो आपका यहाँ पे साइन हुआ था, ये आपका साइन हुआ था राजे और मुंजे के बीच में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनको राजे मुंजे पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1932 में, मतलब अर्ली 1932 में यहाँ पे ये पैक्ट साइन हुआ था। जो आपको ये नीचे पर्सनालिटी दे रखी है ना, डॉक्टर बी एस मुंजे, इन्होंने बेसिकली एक साइन किया था एमसी राजे के साथ एक पैक्ट, ठीक है, कि हम लोग जॉइंट इलेक्टोरेट वगैरह हम लोग यहाँ पे देंगे विद रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस। तो ये वो वाला पैक्ट है, ठीक है। बाकी आपका गांधी जी वाला पैक्ट भी है यहाँ पे, ठीक है, वो अलग है, पूना पैक्ट वगैरह और गांधी इरविन पैक्ट भी था। तो वो सारे पैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है ना। वापस अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, द इंडेंट्योर्ड सिस्टम इन टी गार्डन्स ऑफ असम वॉज अबॉलिश इन, कौन से साल आपका यहाँ पे ये सिस्टम अबॉलिश हुआ था। तो याद रखना 1926 में आपका ये अबॉलिश हुआ था। और इसको यहाँ पे ना बेसिकली ये लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो असम में जो टी गार्डन्स हुआ करते थे, जो प्लांटेशन बेसिकली यहाँ पे करते थे, प्लांटेशन फार्मिंग वगैरह यहाँ पे करते थे, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे थे जो लेबर को हायर करते थे, उनसे ज़्यादा काम करवाते थे, कम सैलरी देते थे, मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे चल रही थी अलग लेवल पे, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि इसको ना कंप्लीटली एक तरीके से ऑफेंस अब यहाँ पे माना जाएगा, और अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो उसको इम्प्रिजन भी, मतलब यहाँ पे प्रिजन में भी डाल सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीटली एक क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ अब यहाँ पे इसको ट्रीट करने लग गए थे कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आपका है और उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर साइन कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसको साइन करने के बाद ऐसी चीज़ें अगर वो होती हैं तो फिर उसको कंप्लीटली ऑफेंस माना जाएगा, और इस सिस्टम को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन जो यहाँ पे वर्कर्स की हो रही थी, जो लेबर्स की हो रही थी, जो उन प्लांटेशंस में काम कर रहे थे टी वाले से रिलेटेड, तो उस सिस्टम को यहाँ पे क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक और सिस्टम नाम यहाँ पे याद रखना, वो है आपका यहाँ पे आरकट्टी सिस्टम। ठीक है, अब आरकट्टी सिस्टम बेसिकली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है इसके बारे में कि ये आपका रिलेट करता है कॉलोनियल प्लांटर्स से। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे कॉलोनियल प्लांटर्स थे, ये बेसिकली हायर करते थे यहाँ पे प्रोफेशनल्स को। ठीक है, ये आपके हायर करते थे प्रोफेशनल्स को। ठीक है, और इन प्रोफेशनल्स को आप यहाँ पे एक तरीके से बोलते थे यहाँ पे अरकटीज। ठीक है, अरकटे, तो इनको ही बोला जाता था यहाँ पे अरकटीज। ठीक है, और ये फिर आगे जाके हायर करते थे किनको, पुअर ट्राइबल लोगों को। ठीक है, या फिर आपके पीजेंट्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये दिखेगा कि आगे जाके पहले तो यहाँ पे जो प्लांटर्स हैं वो उन्होंने हायर किया इन लोगों को, ठीक है, आर्कटीज को, जो कि एक प्रोफेशनल वर्कर है। फिर इन्होंने आगे जाके हायर किया जो पुअर लोग थे या फिर पुअर आपके पीजेंट्स थे, उन सबको इन्होंने हायर किया, और ये ज़्यादातर हायर करते थे आपके यहाँ पे सेंट्रल इंडिया से। ठीक है, अब सेंट्रल इंडिया में जैसे आपको पता है ये झारखंड आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अगर ईस्ट में देखोगे थोड़ा, तो फिर थोड़ा उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, एमपी वगैरह ये सब यहाँ से आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, होता हुआ, और यहाँ पे उनको हायर करके उनको फॉल्स प्रोमिस वगैरह यहाँ पे लोग करते थे, और फॉल्स सैलरी वगैरह आप बोल सकते हो यहाँ पे देते थे। ठीक है, क्योंकि वो इलिटरेट है, मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उनके लिए ज़्यादा आसान था इनको अपने ट्रैप में फंसाना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिस्टम को भी यहाँ पे ख़त्म किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1926 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले, इसलिए आपको कट ऑफ, जैसे मैंने बोला, आपको थोड़ा फ़र्क आपको उसमें भी देखने को मिला है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली फिर हिस्ट्री सॉल्वेबल ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी एक प्राइमरी रीज़न है। बाकी रीज़न आपको पता ही है कि साइंस आपका हार्ड रहा है, इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर इनमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, इनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।